Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट और उसके साथ साथ सिमेट्रिक सर्किट पढ़ेंगे। सिमेट्रिक सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है और बॉक्स वाले प्रॉब्लम, जब उसके किसी बॉक्स के साइड के अलोंग जब रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है तो दो पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी बातें हम आज करेंगे। मतलब आज हम लोग यही तीन चीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या बोला? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आपने इस नाम को कई बार सुना होगा, है ना? कई बार सुना होगा। लोग बोलते रहते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा सब लोग बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बोलने दो, जो बोलता है बोलने दो। आज हम लोग असली मीनिंग सीखेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। क्या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सच में आग लग जाता है? इसकी बातें हम लोग सीखेंगे, है ना भाई। शॉर्ट सर्किट तो अगर हम बात करें सिंपल वर्ड में कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है, तो आइए कॉन्सेप्ट से समझते हैं। सीधा शॉर्ट सर्किट पे नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट बेसिकली होता क्या है। जैसे कि आपने सिंपल सा पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं इस तरीके से, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरीके से, ये हो गया आपका R1 हो गया और ये हो गया R2 हो गया, तो आपने क्या पढ़ा यार? आपने पढ़ा है कि जो इस रेजिस्टेंस में जो हमारा करंट होता है वो करंट किस तरीके से डिवाइड होता है? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम रहेगा। तो ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V बाई R हम जानते हैं, और V दोनों के अक्रॉस अगर कांस्टेंट है तो V को क्या कर लेंगे? V को एक कांस्टेंट की तरह माना जा सकता है। जैसे V को कांस्टेंट की तरह मानेंगे तो I इसको उड़ा देंगे, इसको प्रोपोर्शन बदल देंगे। मतलब जो करंट होगा वो करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिस भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट फ्लो करेगा, और जिस भी कंडक्टर रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ये हम जानते हैं। तो जैसे यहां से करंट अगर I आती है तो करंट दोनों में बढ़ जाएगी, इस वाले ब्रांच में I1 और इस वाले ब्रांच में I2। अगर रेजिस्टेंस आपका ज्यादा हुआ तो करंट उस वाले पाथ में क्या होगा? कम जाएगा, और रेजिस्टेंस आपका कम हुआ तो उस वाले पाथ में करंट क्या होगा? ज्यादा जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सर्किट समझने के लिए, है ना भाई। अब अगर आप ध्यान से देखो और सोचो कि अगर मैं मान लेता हूं कि इस तरीके से मेरा एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कैपिटल R, और इसके अक्रॉस हमने एक कनेक्टिंग वायर, एक वायर जो एक सिंपल वायर जिसका रेजिस्टेंस 0 है उसको कनेक्ट कर दिया। उसमें मैंने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है। अब मैंने एक वायर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, इस वाले का रेजिस्टेंस 0 है, तो अब सोच के देखो क्या होगा। सोच के देखो क्या होगा कि अगर इधर से करंट आ रहा है, इस वाले पाथ से अगर करंट आ रहा है, कितना आ रहा है? मान लेते हैं I करंट आ रहा है। अगर I करंट आ रहा है तो अभी हमने क्या बोला? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट क्या होगा? ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम। सोच के देखो, इस वाले पाथ में रेजिस्टेंस आपका कितना है? 0। अगर इस वाले पाथ में रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा उस वाले पाथ में करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा हाई होगी, उतनी ही ज्यादा उसमें फ्लो करेगा करंट। लेकिन अगर जिस पाथ में रेजिस्टेंस 0 ही एकदम हो गया, मैंने ऐसा वायर यहां पे यूज किया है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, हालांकि ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा कोई वायर नहीं जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, लेकिन टेंडिंग टू 0 हो सकता है, लगभग 0 तो हो सकता है। मैं वही बात कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस मैंने ऐसा वायर यूज कर लिया, प्योर कंडक्टर यूज कर लिया, इसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 है। तो अगर इसके पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि 0 रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस तो लो करंट। क्या? लो करंट। हाई रेजिस्टेंस तो लो करंट, और लो रेजिस्टेंस तो हाई करंट। हाई करंट। लेकिन अगर किसी दिन R बराबर 0 हो गया, R बराबर 0 हो गया तो क्या बोलेंगे? फुल करंट। क्या बोलेंगे?
फुल करंट, मतलब जितना करंट आ रहा था इधर से पूरा का पूरा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि करंट को रेजिस्टेंस लेस पाथ पसंद है। मतलब जिस पाथ में रेजिस्टेंस जीरो होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, उसी पाथ से ज्यादा जाना पसंद करता है। अगर जिस पाथ में रेजिस्टेंस जीरो मिल गया, अगर करंट को जीरो पाथ वाला रेजिस्टेंस मिल गया तो पूरा पूरा करंट उधर से पास हो जाएगा। तो इस टाइप के सर्किट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटेड पाथ। क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किटेड पाथ। ये पाथ क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किटेड पाथ। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड पाथ। दिस इज बेसिकली नोन एज शॉर्ट सर्किटेड पाथ। सर्किटेड पाथ, ये होता है शॉर्ट सर्किट। तो क्या मीनिंग हुआ शॉर्ट सर्किट का? अगर मैं शॉर्ट सर्किट का आपसे मीनिंग पूछूं तो क्या मीनिंग है शॉर्ट सर्किट का? तो शॉर्ट सर्किट का मीनिंग ये है कि सोच के देखो, अगर किसी रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का एक किनारा और दूसरे किनारे को, किसी कंडक्टर के एक किनारे और दूसरे किनारे को अगर किसी कनेक्टिंग वायर से आप कनेक्ट कर देते हैं, किसी सिंपल वायर से अगर कनेक्ट कर देते हैं जिसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो है या एकदम जीरो बोल दीजिए उसको, तो वो रेजिस्टेंस, वो कंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किटेड कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किटेड। या फिर आप सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपका ये रेजिस्टेंस है तो एक इसका हायर पोटेंशियल होगा प्लस, और एक इसका लोअर पोटेंशियल होगा माइनस। तो अगर किसी भी कंडक्टर के हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को ज्वाइंट कर दिया जाता है, या तो टच करा के ज्वाइंट कर दो, इन दोनों को सीधा टच करा दो, या फिर किसी सिंपल वायर से आप उसको टच करा देते हो, कनेक्ट कर देते हो, तो दैट रेजिस्टेंस इज बेसिकली शॉर्ट सर्किटेड रेजिस्टेंस। दैट इक्विपमेंट इज बेसिकली शॉर्ट सर्किट इक्विपमेंट। जरूरी नहीं कि कोई सिंपल वायर को ही शॉर्ट सर्किट करना है, हो सकता है इधर आपका बल्ब लगा हो, तो अगर बल्ब के प्लस और माइनस को सीधा सिंपल वायर से अगर कनेक्ट कर दोगे ना, तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बल्ब से कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, पूरा का पूरा करंट किधर से फ्लो कर जाएगा? शॉर्ट सर्किटेड पाथ से करंट पूरा फ्लो कर जाएगा। तो शॉर्ट सर्किटेड का मतलब ये होता है कि किसी भी अगर कंडक्टर को, किसी भी रेजिस्टेंस को, किसी भी अप्लायंसेस के हायर और लोअर पोटेंशियल को किसी कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देते हैं, तो वो अप्लायंसेस, वो हमारा इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किटेड कहलाता है। और वो उस समय क्या होता है? उस समय उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, और अगर उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता तो करंट गया कहाँ? पूरे उस कनेक्टिंग वायर से फ्लो कर गया। पूरा पूरा करंट कहाँ से फ्लो कर गया? कनेक्टिंग वायर से फ्लो करेगा। मतलब जानलेवा करंट फ्लो करेगा, अच्छा खासा करंट फ्लो करेगा। सोच के देखो, अगर मैथमेटिकली अगर आप देखो तो क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट आपकी इनफाइनाइट हो जानी चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब फुल करंट, अच्छा खासा करंट, जितना जितना ज्यादा से ज्यादा करंट निकाल सकता है निकाल लेगा, मतलब हाई करंट फ्लो करेगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट। क्या बोल सकते हैं? फुल करंट। और ये जो करंट होता है ये हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। और इसी हाई अमाउंट ऑफ करंट के कारण आग लग जाती है। इसी हाई अमाउंट ऑफ करंट के कारण क्या लग जाती है? सर्किट में आग, कभी कभी आग लग जाती है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आग लग जाएगा, है ना। घर में जब लोग बोलते हैं कि हाँ शॉर्ट सर्किट हो गया और शॉर्ट सर्किटेड के कारण ये आग लग गई घर में, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा खासा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया, और अगर अच्छा खासा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर जाता है तो वो क्या हो जाती है? वो चीजें खराब हो जाती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने अगर बैटरी ही लगाई है ना, उस बैटरी की औकात होगी कि इतना ही करंट फ्लो करा सकता है ना। अब वो उससे अच्छा खासा करंट फ्लो कर गया, बैटरी से फ्लो कर गया या और भी चीजें, उससे अच्छा खासा करंट फ्लो कर जाएगा, तो अच्छी खासी करंट फ्लो कर जाने की वजह से होता क्या है? सर्किट में आग लग जाती है, खराब हो जाता है ना, हीट प्रोड्यूस होगा, आप भी जानते हैं। तो ये चीजें होती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे इसको? कि इफ वी कनेक्ट plus to minus of a conductor or any equipment by a simple connecting wire, then that equipment is said to be short circuited। और उस समय हमारे उस इक्विपमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब काम नहीं करता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब इस समय अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेंगे इस वाले पूरे सर्किट का, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये काम तो कर नहीं रहा, तो हम इसको अपने हिसाब में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात?
मतलब अगर आपसे इक्विवेलेंट करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाएगा इस सर्किट का, इस समय अगर ये शॉर्ट है तो आप क्या बोलेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या है, 0, क्योंकि जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं उस रेजिस्टेंस को हम नहीं मानेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, इसका मतलब कि दोनों पॉइंट के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है, और जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं सारे रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट होगा। अगर करंट नहीं होगा उसको कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम काउंट नहीं करते, उसको कभी भी हिसाब में अपने कंसीडर नहीं करते। तो ये हिसाब में कंसीडर होगा क्या, नहीं। तो बचा यही, इसका रेजिस्टेंस तो पहले भी 0 था, आज भी 0 है। या फिर मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस अगर 0 है, इसका रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 R2, है ना, ये लिखेंगे R1 R2, क्या लिखेंगे, R इंटू 0 अपॉन में कितना लिखेंगे, R प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। वही मैं बोल रहा हूँ, एक बार मैंने लॉजिकल बताया आपको कि हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं है तो उसको कभी भी हिसाब में हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो दिस इज बेसिकली नोन एज शॉर्ट सर्किटेड रेजिस्टेंस, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड पाथ। ये जो आपका पाथ है जिस पाथ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये शॉर्ट सर्किट है। अच्छा, इसी के पैरेलल में आपको बता देता हूं ओपन सर्किट। क्या बता देता हूं, ओपन सर्किट। अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं, अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है। मान लेते एक रेजिस्टेंस आपका ये है, इस तरीके से ये एक वायर को कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये वायर यहां से खुला हुआ है, ये रेजिस्टेंस R है, और इधर से करंट आ रहा है कैपिटल I। अब सोच के देखो, अगर इधर से करंट कैपिटल I आ रहा है तो बताओ इसके पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते। एक रास्ता तो ये है कि ये वाला करंट जो I इधर से आ रहा है इधर चला जाए, और एक रास्ता तो ये है कि इधर से इधर चला जाए। लेकिन सोच के देखो कौन सा रास्ता ये चूज करना पसंद करेगा। ऑब्वियस सी बात है ये रास्ता ही पसंद करेगा, क्योंकि ऊपर तो सर्किट खुला हुआ है ना, ऊपर सर्किट खुला हुआ है तो करंट ऐसे ऐसे पूरा का पूरा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, एंड दैट पाथ इज बेसिकली नोन एज ओपन सर्किटेड पाथ। ओपन सर्किटेड पाथ, और इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं ओपन रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, है ना। तो ओपन सिंपल है, उसमें कोई खास वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, सोच के देखो कि अगर मैंने सर्किट को ओपन कर दिया तो क्या हुआ। सर्किट को ओपन करने का मतलब क्या हुआ, सर्किट का ओपन करने का मतलब ये है कि इधर कोई करंट नहीं जाएगा और कभी नहीं जाएगा, और अगर कभी नहीं जाएगा तो इस पाथ का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ना। ओपन सर्किटेड पाथ, ओपन सर्किटेड पाथ के रेजिस्टेंस को हमेशा इनफाइनाइट मानते हैं, और शॉर्ट सर्किटेड पाथ का रेजिस्टेंस हमेशा क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं। तो अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो R इक्विवेलेंट, अब बताओ इसमें करंट तो गया नहीं, खाली इसमें करंट गया, जिसमें करंट गया उसी का हम हिसाब में रखेंगे, उसी रेजिस्टेंस को अपने हिसाब में रखेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ आपके पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ आपके पास कैपिटल R। तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। आइए शॉर्ट सर्किटेड सर्किट पर 2-4 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं भाई क्या समझ में आया आपको, और आप भी देखिए क्या समझ में आया आपको, ठीक है। आओ, जैसे मैं एक सर्किट बनाता हूं, मैं एक सर्किट बनाता हूं, क्या बनाऊं, चलो बैटरी लगा दी, यहां से एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, और एक रेजिस्टेंस यहाँ, इस तरीके से। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये स्विच है, ठीक है। ये हो गया 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, और ये 6 ओम,
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन लिया हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए कि शॉर्ट सर्किटेड पाथ होता क्या है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिफोर स्विच ऑफ एंड आफ्टर स्विच ऑफ। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहला, बिफोर स्विच ऑफ दूसरा, आफ्टर स्विच ऑफ। बिफोर स्विच ऑफ और आफ्टर स्विच ऑफ। बिफोर स्विच ऑफ का क्या मतलब हुआ? जब मैंने स्विच को ऑफ नहीं किया है, मतलब बंद नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है। क्लोज लिख दूं क्या, है ना। ऑफ का मतलब क्लोज्ड, ऑन का मतलब ओपन, नहीं, ऑफ का मतलब क्लोज्ड। नहीं, एक मिनट, बिफोर स्विच क्लोज कर दो, ज्यादा अच्छा वर्ड लगेगा। ऑफ और ऑन नहीं, ऑन का मतलब तो क्लोज हो गया ना, ऑन का मतलब तो क्लोज हो गया ना। बिफोर स्विच क्लोज्ड, आफ्टर स्विच क्लोज्ड, है ना। ऑफ का मतलब ओपन होता है, ऑन का मतलब क्लोज्ड होता है। खैर ठीक है, कैसे करें, ध्यान से अगर आप देखें तो ये क्या है, ओपन सर्किटेड पाथ है, और ये आपका क्या है, शॉर्ट सर्किटेड पाथ है, और ये आपका स्विच है। ठीक है, इसको अगर खुला रखेंगे, ओपन करेंगे, ओपन रखेंगे, अगर ओपन रखेंगे तो क्या रहेगा, ओपन सर्किटेड की तरह बिहेव करेगा। अगर क्लोज कर देंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा भाई, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिफोर स्विच ऑफ, पहला नंबर, बिफोर स्विच्ड ऑफ, ये वाला। बिफोर स्विच क्लोज्ड, है ना, क्लोज अभी नहीं किया। अगर क्लोज नहीं किया है तो इसको हिसाब में कंसीडर करेंगे, और ये तो खराब ही हो गया, क्योंकि करंट तो ऐसे 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 फ्लो कर जाएगा। क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, और इधर से करंट फ्लो करेगा, और ये ओपन सर्किट है तो इधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा, इधर करंट जाएगा ही नहीं, और इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। मतलब ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, और ये हमारे काम का है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आज हमारा बन रहा है कितना, 2 + 4 + 6, 6 4 10 2 12, कितना बना, 12 ओम। लेकिन दूसरे वाले केस की अगर हम बात करें, इसको क्लोज कर देते हैं। अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं तो ये वाला भी खराब हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों, जैसे ही क्लोज करेंगे तो पूरा का पूरा करंट इधर से पास करेगा, इधर से पास करके इधर चला जाएगा। मतलब ये वाला बेकार हो गया, और ये वाला पहले से ही बेकार था, तो सिर्फ बचा काम का ये और ये। तो मतलब 2 और 4 कितना हो गया, 6। तो दूसरे वाले केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना बचा, 2 + 4 = 6। ये बात हो गई, समझिए बात। शॉर्ट सर्किटेड क्या है, बस इतना सा है कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है शॉर्ट सर्किटेड में। बस थोड़ा कहीं पर इस तरीके से फिगर वगैरह बना रहे तो आप समझ जाइएगा शॉर्ट सर्किटेड पाथ क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूं आपके लिए, कि ये आपके पास 3 इस तरीके से रेजिस्टेंसेस हैं। एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। ठीक है भाई, कितना लूँ, ले लूँ, 3 आर ले लेते हैं, आर के फॉर्म में, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। और आपको इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से ये कनेक्टेड है, इस तरीके से ये कनेक्टेड है ना भाई, और इस तरीके से ये कनेक्टेड है। तो आपको बता रखा है, एक रेजिस्टेंस और लगा लो, ये हो गया। कह रहा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा। कैसे निकालें, पहले बात तो ये बताओ, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? तो आंसर है नहीं, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। कैसे नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट आई थिंक तब होता है जब किसी कंडक्टर का हायर और लोअर जुड़ जाए। किसी कंडक्टर का हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल एक ही पॉइंट से, मतलब एक वायर से जुड़ जाए,
मतलब दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो या किसी वायर को जोड़ दो तब शॉर्ट सर्किटेड होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस का एक किनारा इस वायर से तो कनेक्ट है, लेकिन इसका दूसरा किनारा दूसरे वायर से कनेक्टेड है। समझ रहे बात को? तो ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं है। देखो ना, इस रेजिस्टेंस का पहला किनारा इस वाले वायर से कनेक्टेड है, लेकिन इसका ये दूसरा किनारा, मतलब ये जो लोअर पोटेंशियल होगा, ये दूसरे वाले वायर से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये सेफ हो गया, बच गया, ये भी बच गया। ध्यान से अगर आप देखो तो देखो, इसका एक किनारा नीचे वाले वायर से कनेक्टेड है, इसका दूसरा किनारा ऊपर वाले वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी बच गया और ये भी बच गया, क्योंकि इसका ये वाला किनारा ऊपर वाले वायर से कनेक्टेड है, इसका दूसरा किनारा नीचे वाले वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी बच गया। लेकिन क्या ख्याल है इन दोनों का? ये तो सीधा सीरीज में दिख रहा था 2R, लेकिन ये 2R मेरे काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का है? ध्यान से अगर आप देखो तो इस 2R का हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, एक ही वायर से कनेक्टेड है, और अगर एक ही वायर से कनेक्टेड है तो ये मेरे काम का नहीं है। इसका मतलब ये कि ये शॉर्ट सर्किटेड होगा, तो इसे हम हिसाब में कंसीडर नहीं करेंगे, और ये तो सिर्फ बचा ही बचा था। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? ध्यान से अगर आप दूसरा फिगर बनाए तो दूसरा फिगर क्या बनाएंगे हम? दूसरा फिगर में इस तरीके से बना सकते हैं, ये है ना भाई। ये आपका क्या हो गया? आपने फिगर देखा होगा, मैंने पहले बनाया था, है ना, मैंने पहले बनाया था। ये तो बेकार हो गया, इसको हटा दो, ये किसी काम का नहीं है, इसे हटा दो। ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों क्या है? पैरेलल में है। और अगर ये तीनों पैरेलल में है तो ध्यान से देखो, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है। जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो देखो, करंट इसमें से पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ऐसे चला जाएगा, मतलब ये सीरीज में हो जाएगा। किसके? इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के वो सीरीज में हो जाएगा। मतलब R/3 मैं लिख दूं यहीं पर, R/3 और स्मॉल r, ये पैरेलल था तो R/3 हो गया, और प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4R/3 ओम। दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जो हमने बताया आपको। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4R/3। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे शॉर्ट सर्किटेड का, ओपन सर्किटेड का, चाहे जो बोले आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने स्विच वाला बता दिया कि क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ओपन करेंगे तो क्या होगा। अब हम चलते हैं कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक सर्किट। कौन सा सर्किट? सिमेट्रिक सर्किट। आइए, आपको सर्किट दिख रहा होगा, ये नेटवर्क आपका मैंने बना रखा है, जिसको हम सिमेट्रिक सर्किट बोलते हैं, है ना। आपको इस सर्किट में एक चीज दिख रहा होगा कि अगर मैं यहां पे इस सर्किट को मैं ऐसे आधा काटूं, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा जैसा फिगर बना हुआ है, उसके राइट साइड में भी वैसा का वैसा फिगर बना हुआ है। तो इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक सर्किट। तो आइए देखें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको दे रखा है ईच रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, और स्मॉल आर दे रखा है, और कैपिटल ए और कैपिटल बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर हर रेजिस्टेंस सेम है और ये हमारा सिमेट्रिक सर्किट है, जैसा का जैसा अगर इस लाइन के अक्रॉस अगर हम देखें, जैसा का जैसा लेफ्ट साइड में है वैसा वैसा राइट साइड में भी है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आई थिंक कई बार बात कर चुका हूं कि जिस दो पॉइंट के बीच अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब वहां बैटरी लगा हुआ है, और अगर बैटरी लगा हुआ है तो मैं मान लेता हूं यहां से करंट इंटर करेगा I, तो इधर से I निकलना भी चाहिए, है ना। बैटरी का प्लस जितना करंट निकालता है एट द सेम टाइम उतना ही करंट लेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता इधर I करंट आया तो उससे ज्यादा करंट इधर से निकालेगा, इम्पॉसिबल। अगर इधर से 10 एम्पियर करंट घुसा है तो 10 एम्पियर निकलेगा भी, इधर से 5 एम्पियर करंट घुसा है तो 5 एम्पियर निकलेगा भी। ये श्योर है, तय है, ये श्योर है और तय है। तो एक बात तो तय हो गया कि इधर से करंट I निकला। तो अब इस करंट के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो आपके पास ये है, एक रास्ता आपके पास ये है। मान लेते हैं इसमें करंट कितना गया? I1, और इसमें करंट कितना गया? I2, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? सेम, इस साइड में इस साइड में। तो एक बात तो तय हो गया कि अगर इसमें करंट I1 घुसा है, इसमें करंट I2 घुसा है, तो इधर भी I2 ही होना चाहिए, और इधर से आने वाली करंट भी I1 ही होनी चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? ऐसा इसलिए ताकि I1 प्लस I2 मिला जुला के करंट कितना कर दे?
टोटल करंट I कर दें, क्योंकि जितना करंट इधर से एंटर किया था, जिस तरीके से इधर डिवाइड हुआ था करंट, उसी तरीके से इधर मिलना भी चाहिए करंट, है ना। इसीलिए इस वाले रेजिस्टेंस में I2 और ऊपर वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट होना चाहिए, सेम करंट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि इधर से करंट अगर I2 आया तो उधर से करंट I2 चला जाएगा, मतलब इस करंट को ये अलाउ नहीं है कि यहाँ आने के बाद ये इधर मुंह मारे और इधर मुंह मारे, मतलब करंट यहाँ आने के बाद ये सीधा निकल जाएगा, ये इधर और इधर नहीं जा सकता। लेकिन इस वाले करंट को अलाउ है, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। लेकिन जब ये करंट यहां आएगा तो ये इधर करंट नहीं जा सकता, अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर अगर I2 है तो इधर भी I2 होना चाहिए, ताकि I1 प्लस I2 मिलके I हो। तो इसका मतलब जो इस पाथ में जो करंट होगा वो इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, तो मतलब सेम करंट मुड़ेगा। मतलब मान लेते हैं इधर के करंट कितना I डैश, तो इधर भी करंट कितना होगा I डैश। मतलब इस वाले के बारे में क्या, इन दोनों रेजिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है यार? अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों रेजिस्टेंस में करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, और इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को, इस पॉइंट को खुला हुआ मान लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा ना। मैं ये कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, नियम बनाऊंगा, इसका लॉ बनाऊंगा, तरीका बनाऊंगा, मेथड बनाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी तो मैं जनरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्या क्या होगा। इसका मतलब ये कि आप इसको खुला मान सकते हैं, और अगर खुला मान सकते हो तो आपको साफ साफ दिख गया कि क्या है, कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों आपका सीरीज में है 2R, और ये 2R और R कितना हो गया, 2R और पैरेलल में हो गया, 2R इंटू R अपॉन में 2R प्लस R, 2R/3 हो गया, है ना। और 2R/3 प्लस R और प्लस R कितना हो गया? ध्यान से अगर आप देखो तो नीचे वाले रेजिस्टेंस सीरीज में थे, ये 2R हो गया, और ऊपर कितने हो गए, ऊपर हो गया 2R/3, ये हो गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलाकर 2R/3, या R प्लस R 2R हो गया, 2R प्लस 2R/3 सीरीज में हो गया। और अगर सीरीज में हो गया तो 2R प्लस 2R/3 कितना हो गया, 3 2 6 2 8, 8R/3। ये आपके पास 8R/3 दोनों पैरेलल में है। और अगर आपके दोनों ये पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास हो गई कितनी भाई, 2R इंटू 8R/3 अपॉन 2R प्लस 8R/3, 8 से 14, 14R/3, R/3 और R/3 चला गया। आई थिंक मेरे हिसाब से बच रहा है 8R/7 ओम, 8R/7 ओम। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन सही है ना। ये R 2R हो गया, 2R और R, 2R/3, 2R/3 प्लस 2R कितना हो जाएगा, 2R/3 प्लस 2R कितना हो जाएगा, 3 2 6 2 8, 8R/3 सीरीज में थे तो 8R/3 आ गया, 8R/3 2R, ये आपका पैरेलल में ये आंसर आ गया। तो नियम क्या बना, अगर आप नियम की बात करें तो नियम क्या बना, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें कि मैंने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 2 पॉइंट्स। देखो नियम बना रहा हूं, सिमेट्रिक सर्किट को सॉल्व करने का नियम, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू those two points about which we have to calculate equivalent resistance। समझ गए बात? हाँ। सबसे पहले क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू those points about which we have to calculate it equivalent to resistance, है ना। इसमें provided line passing through ज्वाइंट से पास होनी चाहिए, और वो लाइन हमारी सिमेट्रिकल लाइन होनी चाहिए, है ना। तो ड्रॉ अ सिमेट्रिकल लाइन, सबसे पहली बात ड्रॉ अ सिमेट्रिकल लाइन परपेंडिकुलर टू दोज 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है
जो कहां से पास कर रहा हूं, गांठ से पास कर रहा हूं, ज्वाइंट से पास कर रहा हूं, जंक्शन से पास कर रहा हूं। ठीक है, एक काम कर लेंगे तो एक काम। फिर दूसरा काम क्या है, यहां लिखूं, यहां लिखता हूं, ये दूसरा काम है, दिस इज योर दूसरा काम, दिस इज योर फर्स्ट काम, है ना। चलो मिटा के लिखता हूं, ओपन ज्वाइंट पॉइंट, ओपन ज्वाइंट पॉइंट along the symmetrical line, along the symmetrical line, then find out equivalent resistance। उसके बाद आप क्या कर दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ये लिखा हुआ है नियम, दो नियम है, मतलब दो तरीके, मतलब दो नियम नहीं है, एक ही नियम है, उसका दो पार्ट है। सबसे पहले आपको सिमेट्रिकल लाइन बनाना है जो कि ज्वाइंट पॉइंट से पास कर रहा हो, देखो पास कर रहा था ना, मैंने बना दिया। उसके बाद क्या करना है, इस गांठ को खोल देना है, इस गांठ को खोल देना है, इस ज्वाइंट को खोलना है। लेकिन इसमें नियम है, क्या नियम है, मेथड है, ओपन ज्वाइंट पॉइंट अलोंग द सिमेट्रिकल लाइन, सिमेट्रिकल लाइन के अलोंग क्या करना है, आपको खोलना है। जैसे यहाँ पे ज्वाइंट था, ये यहाँ पे आपको ये आपका ये ज्वाइंट था, अगर ये आपका ज्वाइंट था तो मैंने क्या किया, यहाँ हाथ डाला, लाइन के अक्रॉस खोलना है, इधर झटका मारा, नीचे झटका मारा, तो खुलेगा कैसे, ऐसे ही तो खुलेगा। समझ गए बात, है ना। ऐसे ऐसे नहीं खुलना है, ऐसे से नहीं खुलना है आपको, ऐसे नहीं खोलना है, नहीं तो ये सर्किट ऐसा ऐसा खुल जाएगा, ये इधर से इधर खुल जाएगा, ये इधर से इधर खुल जाएगा। अलोंग द लाइन खोलना है, अलोंग द लाइन झटका देना है। यहाँ हाथ डाल लिए, हाथ डाल दीजिए इस ज्वाइंट पॉइंट पर, और अलोंग द लाइन झटका मारिए ऊपर, और अलोंग द लाइन झटका मारिए नीचे, तो ये वाला रेजिस्टेंस एक अलग हो जाएगा और ये दोनों रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको साफ साफ दिखेगा। जी हाँ, तो ये अगला नेटवर्क है हमारा, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस। क्या सिमेट्रिक सर्किट है, दिखने में लग रहा है सिमेट्रिक सर्किट है। तो सबसे पहले क्या करें, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दोस टू पॉइंट्स वेयर वी हैव टू कैलकुलेटेड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस लाइन के अक्रॉस, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि वो सिमेट्रिक लाइन हो। तो देखिए सिमेट्रिक लाइन है, इस लाइन के राइट साइड में जैसा फिगर, लेफ्ट साइड में वैसा ही फिगर। अब बताओ इस लाइन पर ज्वाइंट पड़ रहा है क्या, यही ज्वाइंट है हमारा, है ना। अब क्या करोगे, हाथ डालकर, हाथ डालो, इस ज्वाइंट को खोलने की कोशिश करो अलोंग द लाइन, इधर झटका मारो, इधर झटका मारोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से खुलेगा, ये इस तरीके से खुलेगा, झटका मारोगे तो। और हाथ डाल के नीचे झटका मारोगे, अलोंग द लाइन मारोगे तो कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ये गायब हो गया। अब आपको साफ साफ दिख गया होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर पैरेलल में हो जाएगा, उसके बाद ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे नेटवर्क। ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर पैरेलल हो जाएगा, फिर नीचे वाला नेटवर्क सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये 2R हो जाएगा, तीनों पैरेलल हो जाएंगे, सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन इसी के बाद ही लेते हैं, कि मान लेते हैं इस तरीके से सर्किट है आपका, सेम सर्किट ले रहा हूं क्या, आई थिंक सेम ही ले रहा हूं क्या, ये सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, ये है ना। यहां मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां भी मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां भी मैंने, यहां लगा दूं ना लगाऊं, लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। यहां भी एक लगा दिया, यहां भी एक लगा दिया, यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां भी एक रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हर पाथ में रेजिस्टेंस है, हर पाथ में रेजिस्टेंस है, इसमें भी है ना भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्या करो, ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू दोस पॉइंट्स फ्रॉम विच वी हैव टू कैलकुलेटेड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ड्रॉ करो एक लाइन, ड्रॉ कर लिए, बहुत अच्छी बात है। ज्वाइंट कहाँ कहाँ मिला, एक ज्वाइंट यहां मिला, एक ज्वाइंट यहां मिला, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। एक ज्वाइंट यहाँ, एक ज्वाइंट यहाँ, एक ज्वाइंट यहाँ, 3 ज्वाइंट है। तीनों ज्वाइंट पर हाथ डाल के आप क्या करोगे, अलोंग द लाइन झटका मारोगे, खोलने की कोशिश करोगे। सोच के देखो, यहाँ हाथ डाल के आपने झटका मारा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ झटका मारेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से ये रेजिस्टेंस खुल जाएगा, और यहां से हाथ डाल के नीचे की तरफ झटका मारेंगे तो इधर से ये वाला गांठ खुल जाएगा। तो मतलब ये हमारे बिना काम का हुआ, ठीक है भाई, क्योंकि खुल गया तो बिना काम का हो गया, उसमें करंट नहीं जाएगा। ये आपको भी बीट स्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा तो वहां भी मतलब उस कॉन्सेप्ट से भी समझा सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसी काम से कॉन्सेप्ट से काम चलाइए अभी जो मैंने बताया। यहाँ हाथ डालो, नीचे झटका मारो तो ये भी गायब, यहाँ हाथ डालो, नीचे झटका मारो या ऊपर झटका मारो, ये गायब, तो ये भी मेरे बिना काम का। मतलब इधर से करंट अगर एंटर करेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर से एंटर करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर से एंटर करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, इधर से निकल जाएगा। मतलब ये मेरे काम का नहीं था, ये मेरे काम का नहीं था। इसका आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इन चारों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इन चारों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, उसके बाद वो सारे पैरेलल में है, आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। समझ गए बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये भी, इसमें भी सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं, स्मॉल आर 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 सब है ना। तो आप पहले क्या करिए, ड्रॉ लाइन, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए जो कि सिमेट्रिक बनाए, ऐसा ऐसा ऐसा। गांठ आई थिंक खाली यहीं मिला, एक यहाँ गांठ मिला, एक यहाँ गांठ मिला, तो बस हाथ डाल के खोल दीजिए तो ये रेजिस्टेंस खुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस हमारे बिना काम का है, ये रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का नहीं है। और अगर ये रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का नहीं, समझिए ना बात मेरी भी, है ना, ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं था, ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। ध्यान से अगर आप देखिए, ये दोनों क्या हो गए, 2R हो गए, ये दोनों 2R है, ये R है, 2R और R क्या हो गया, पैरेलल में, फिर से कितना हो गया, 2R/3, 2R/3, ये R और ये R सीरीज में हो जाएगा, तो 2R/3 प्लस 2R कितना हो गया, 8R/3। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस R है, ये 8R/3 हो गया और ये 2R हो गया, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बना, ये आपका 2R हो गया, ये 8R/3 बना, और नीचे वाला सिर्फ एक क्या है, स्मॉल r है। इन दोनों के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये A है और ये आपका B है। क्या करें, तीनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए। तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पैरेलल में सॉल्व करिए भाई, कैसे आएगा, आइए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, देखिए कितना आता है। ध्यान से अगर आप देखें तो 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r, मतलब 1/2r प्लस कितना बचेगा यहाँ पर, 3/8r, 3/8r प्लस यहाँ कितना बचेगा, 1/r। क्या ले लें एलसीएम, कुछ ले लें, हाँ ले लेते हैं, 8r ले लेते हैं एलसीएम। कितना बचेगा ऊपर, 4, 3 और यहाँ कितना बचेगा, 8, 8 3 11 और 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 3 11 4 15, 15/8r, मतलब r इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जा रही है, 8r/15 ओम। दिस इज योर आंसर, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। बस सिंपल सा क्या करना है, पहले लाइन ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर टू उन दो पॉइंट्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, और इस तरीके से ड्रॉ करना है कि वो लाइन हमारा सिमेट्रिकल लाइन हो, उसके बाद ज्वाइंट पॉइंट को क्या कर देना है, खोल देना है अलोंग द लाइन ज्वाइंट, है ना, अलोंग द सिमेट्रिकल लाइन, तो वो खुल जाएगा तो सर्किट सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा बॉक्स प्रॉब्लम, जल्दी से करते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। आपको ये सर्किट दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये नेटवर्क है। हमने यहाँ पे एक क्यूबिकल बॉक्स लिया है जिसके हर एक साइड पे हमने क्या लगाया है, रेजिस्टेंस लगाया है। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, स्मॉल r दे रखी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। अब ध्यान से अगर आप देखो तो A और B पॉइंट जो है आपका, ये क्यूब का जो दो पॉइंट्स है वो डायगोनल के जस्ट अपोजिट है। कौन सा डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, इसको कभी कभी बोला जाता है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब इफ ईच रेजिस्टेंस इज स्मॉल r कनेक्टेड along the side of the cube।
तो ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसको निकालने के 4-5 तरीके हैं यार, है ना। तो मैं एक तरीका बताता हूं आपको, एक तरीका है ना, वो सिंपल सा तरीका है। एक तरीका तो और है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वो एनसीईआरटी वाला तरीका क्या है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, इसका दूसरा तरीका और सिंपल तरीका, खड़ाक से आंसर आएगा इसका, है ना। आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये अगर पॉइंट ए है, ध्यान से अगर आप देखो, अगर ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा, क्योंकि यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज यहां पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस पॉइंट का वोल्टेज अगर ए है तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी ए रहेगा, इस पॉइंट का वोल्टेज बी है तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी क्या रहेगा, बी रहेगा। अब ध्यान से सुनते रहिएगा, है ना कॉन्सेप्ट। जितना वोल्टेज का ड्रॉप इस वाले रेजिस्टेंस में होगा, उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप इस वाले रेजिस्टेंस में भी होगा और इस वाले रेजिस्टेंस में भी होगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम है। तो मैं मान लेता हूं वोल्टेज यहां से ड्रॉप होके कितना बचता है, x। तो यहां भी कितना वोल्टेज बचेगा, x। यहां भी कितना वोल्टेज बचेगा, x। जैसे सिंपल सी बात कि अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 है तो वोल्टेज ड्रॉप होकर यहां पे 2 वोल्ट बचा, और अगर यहां 2 वोल्ट बचा तो यहां भी 2 वोल्ट बचेगा, यहां भी 2 वोल्ट बचेगा, मतलब मैंने x x x पॉइंट मार्क कर दिया। फिर अगर आप ध्यान से देखें, इधर भी करंट जाएगा, तो x से ड्रॉप होके वोल्ट पोटेंशियल कितना बचा, y। x से ड्रॉप होके पोटेंशियल कितना बचा, y, ये तो लिखा हुआ है। x से ड्रॉप होके पोटेंशियल कितना बचा, y, ये भी लिखा हुआ है। x से ड्रॉप होके पोटेंशियल कितना बचा, y, यहां पे पहले से लिखा हुआ है। x से ड्रॉप होके पोटेंशियल बचा y, है ना। यहां से यहां तक चले, यहां से यहां तक चले, यहां से यहां तक चले पहली बार में। उसके बाद इस पॉइंट से 2 रास्ते, दोनों रास्ते पर मैंने वाई वाई लगा दिया। इस पॉइंट से 2 रास्ते, दोनों रास्ते पे वाई वाई लगा दिया। इस पॉइंट से 2 रास्ते, इस पॉइंट पे 2 रास्ते, तो मैंने वाई वाई लगा दिया। फिर अगर आप ध्यान से देखें, हर एक पॉइंट का मैंने पोटेंशियल लिख दिया। क्या लिखा मैंने, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मैंने लिख दिया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ए और बी के अक्रॉस निकालना है, और अगर ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ए को किनारे बनाओ और बी को किनारे बनाओ। जो पॉइंट बचा हुआ है उसको बीच में बनाओ। एक्स और वाई को किधर बनाओ, एक्स को मैंने इधर बना दिया और वाई को मैंने इधर बना दिया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद जो जो रेजिस्टेंसेस है सबको मार्क करके सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। ध्यान से अगर आप देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, मतलब कुल मिला के 3 रेजिस्टेंसेस हुए हैं। 3 रेजिस्टेंसेस हुए हैं, तो एक रेजिस्टेंस है तो मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया, तीसरा रेजिस्टेंस मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। मतलब मैं सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद बी और वाई के बीच में ये और ये 3 रेजिस्टेंस, तो ये लगा हुआ है। एक रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट कर दिया, और एक रेजिस्टेंस मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। बचे कितने रेजिस्टेंसेस, 6। क्यों, क्योंकि 6 रेजिस्टेंस तो मैंने यहां पे यूज कर लिया, तो 6 रेजिस्टेंस बचे, और 6 रेजिस्टेंस यही है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। कितना मार्क लगा है, 1 2 3, 1 2 3, 6 रेजिस्टेंस। क्योंकि साइड तो हमारा 12 होता है, 12 रेजिस्टेंस में से मैंने 6 रेजिस्टेंस किनारे किनारे यूज कर लिया, 6 रेजिस्टेंस बचा, 6 रेजिस्टेंस बीच में यूज होगा। 6 रेजिस्टेंस बीच में यूज होगा, वो भी सारे किस में है, पैरेलल में है। तो ध्यान दो, पैरेलल में है तो कैसे बनाऊं, ये रेजिस्टेंस हो गया, 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 ये रेजिस्टेंस हो गया। आपको दिख गया होगा 12 के 12 रेजिस्टेंस यूज हो गया है, और आपको इसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंसेस कैसे कैसे लगे हैं, पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो ये क्या है, ये सारे पैरेलल में है, कितना हो गया R/3, और ये सारे पैरेलल में कितना हो गया R/6, और आगे वाले भी R/3, ये भी R/3। तो ये R/3 हो गया, ये R/6 हो गया, और ये R/3 हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की आप कोशिश करें तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 6 एलसीएम ले लीजिए। तो 6 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2R, यहाँ पे आ जाएगा R, और यहाँ पे आ जाएगा 2R, एंड दिस इज इक्वल टू 5R/6 इज द आंसर। 5R/6 इज द आंसर।
तो 5R/6 क्या है यार, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अक्रॉस ए एंड बी, जिसे आप बॉडी डायगोनल भी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल। तो ठीक है, ये बॉडी का डायगोनल था, बॉडी के डायगोनल के अक्रॉस मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि अगर मैं इस पॉइंट बी और सी पॉइंट के अक्रॉस निकालूं, मतलब इस पॉइंट को मैं सी दे देता हूं, इस पॉइंट को नाम मैं क्या दे देता हूं, सी, इस पॉइंट को। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये एक फेस है, और इस फेस के डायगोनल, इस फेस का ये जो डायगोनल है, डायगोनल के एंड के 2 पॉइंट के अक्रॉस मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी और सी के अक्रॉस भी निकाला जा सकता है, और इसके अक्रॉस पूछा जाता है, और अगर पूछा जाता है इसका आंसर कितना होगा अभी निकालेंगे, है ना। लेकिन मेक श्योर कि ए और बी के अक्रॉस क्या कहा जाता है, बॉडी डायगोनल, बी और सी के अक्रॉस क्या कहा जाता है, फेस डायगोनल। इस बात को याद रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस सर्किट में आपको दिख रहा है, इस सर्किट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए एंड सी। ए और सी क्या है, इस फेस का आपको ये फेस दिख रहा होगा, एक नीचे वाला, नीचे वाले फेस के 2 जस्ट अपोजिट पॉइंट है डायगोनल के अक्रॉस, फेस के डायगोनल के जस्ट 2 पॉइंट, डायगोनल के जस्ट 2 एंड के अक्रॉस 2 पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सी है। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्यार से बोलते हैं फेस डायगोनल, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमेट्री मेथड, है ना। कैसा मेथड, सिमेट्री मेथड। क्या करिए ना, इस पूरे के पूरे सर्किट को इमेजिन करिए, एक में प्लेन बना दीजिए, है ना। इसको क्या कर दीजिए, पचका दीजिए, ऐसे ऐसे पचका दीजिए। इस सर्किट को, पूरे सर्किट को ऐसे जब पचका देंगे तो सर्किट क्या बनेगा हमारा, देखिएगा ध्यान से, सर्किट क्या बनेगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस टाइप का। कोशिश करता हूं बनाने की, विजुअलाइज कराने की आपको। ये कुछ इस टाइप का सर्किट है ना भाई, इस टाइप का सर्किट कुछ बनेगा। ये एक रेजिस्टेंस यहां है, कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहां 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 कनेक्टेड है, ये भी है यहां पर, और ये भी यहां पर है, ये भी यहां पर है, ये भी यहां पर है, ऐसे यहां भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक बात है। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका सी है, दिख रहा है आपको। इमेजिन करिए वही सर्किट है, सेम सर्किट, बस इसको मैंने क्या किया मैंने ऊपर से ऑब्जर्व किया है, मैंने इसको ऊपर से ऑब्जर्व किया है, ऊपर से ऑब्जर्व किया। ऊपर से ऑब्जर्व करने पे हमें ये सर्किट ऐसा ही दिखेगा, ये सर्किट ऐसा ही दिखेगा। सोच के देखो, इसको पूरे वाले सर्किट को ऐसे दबा दोगे तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, इसके अंदर, इस वाले के हिस्से के अंदर धस जाएगा। इस वायर को थोड़ा सा हल्का सा बड़ा मान लो ना, बड़ा करके स्ट्रेचेबल मान लो, तो ये पूरा अंदर धस जाएगा। अंदर धस जाएगा तो किस तरीके सर्किट बनेगा, और अगर इस तरीके सर्किट बनेगा तो ये सिमेट्री सर्किट है। अगर आप ध्यान से देखिए, और सिमेट्री सर्किट मैंने क्या बताया था, सिमेट्री सर्किट मैंने बताया था कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करना है, और उस लाइन के अबाउट, जिसके अबाउट हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हम निकालना चाह रहे हैं ए और सी पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे, यही है आपका परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सिमेट्रिकल लाइन है, यही आपका सिमेट्रिकल लाइन है। दिस इज योर सिमेट्रिकल लाइन, सिमेट्रिकल लाइन। अब फिर क्या करना है, गांठ मिल गया आपको, गांठ दिख रहा है आपको, एक गांठ आपको ये दिख रहा है जॉइंट पॉइंट, एक जॉइंट ये दिख रहा है, एक जॉइंट ये दिख रहा है, एक जॉइंट ये दिख रहा है, और अलोंग द लाइन इस जॉइंट को खोल देना है। अलोंग द लाइन अगर जॉइंट को खोलेंगे तो यहां हाथ डालेंगे, झटका मारेंगे अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन झटका मारेंगे तो ये गायब हो जाएगा, खुल जाएगा ये, और यहां पे हाथ डाल के झटका मारेंगे अलोंग द लाइन तो ये वाला पॉइंट भी खुल जाएगा। इधर भी झटका मारिए, ये पॉइंट खुलेगा, इधर पॉइंट, ये पॉइंट खुलेगा। मतलब इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं था, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं था, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, है ना। और अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा।
ध्यान दीजिए, ये आपका कितना हो गया 2R, ये आपका कितना 2R, और ये भी 2R, ये भी 2R, 2R और 2R कितना हो गया भाई 2R और 2R पैरेलल में हो जाएगा तो R बचेगा। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कितना है R है, दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको R मिलेगा, है ना। तो ये आपको मिल गया ये R R R R, है ना, ये R R 2R, ये R R 2R 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 R हो गया, ये कितना हो जाएगा R प्लस R प्लस R 3R, इधर कितना है 2R, इधर कितना है 2R, मतलब ये 2R है, ये 2R है और ये 3R है, ये सारे पैरेलल में है। सॉल्व कर दो आंसर, सॉल्व कर दो आंसर। कैसे सॉल्व करें, ये 2R और 2R पैरेलल में हो गया, पहले इनको सॉल्व करते हैं। पैरेलल में हो गया तो कितना बचा R बचा, फिर R जो बचेगा इन दोनों का इक्विवेलेंट जो बचेगा R, वो R 3R से पैरेलल हो गया, तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AC इज इक्वल टू R इंटू 3R अपॉन में R प्लस 3R कितना हो जाएगा 4R, R और R चला गया, आंसर कितना आ गया 3R/4। 3R/4 इज द करेक्ट आंसर इस सर्किट का। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो ये कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा देखिएगा वीडियो को, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस विजुअलाइज करना होता है कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, क्या कि अगर हम ए और डी के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट निकालते हैं, किसके अक्रॉस ए और डी के अक्रॉस, इसको हम क्या बोलते हैं एज अक्रॉस एज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एज। ये एक किनारा है ना, ये क्यूब का एक किनारा है, तो इस किनारे के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं, आपको फिर से एक नेटवर्क दिख रहा होगा, यह आपको दिख रहा है सर्किट, है ना, और इसमें ए और डी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब फिर से आप क्या करेंगे, तो जानलेवा हो गया, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, है ना, उन तीनों से टफ ये है, और उन तीनों से टफ ये है तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बन सकता। ये नेटवर्क आपको दिख रहा होगा जिसके अक्रॉस ए और डी के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसको हम क्या बोलते हैं एज डायगोनल। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, है ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन किरचॉफ मेथड से सॉल्व होता है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक नहीं लगता है ना, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता है। आपका जब फेस डायगोनल के अक्रॉस पूछा जाता है थोड़ा सिंपल होता है, उसको मैंने बता दिया किस तरीके से करते हैं। बॉडी डायगोनल के अक्रॉस उसका 7-8 तरीका है ना, उसका मैंने एक तरीका आपको बता दिया, सिंपल तरीका कैसे करते हैं। इसका मैं आपको एक याद रखने का ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आएगा नहीं प्रूव करने के लिए, है ना, और अगर आ भी जाए तो आप इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। इधर से करंट भेज दीजिए, करंट भेजने के बाद किरचॉफ लॉ की मदद से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आई करंट यहां से फ्लो कराइए, है ना, I1 I2 इधर फ्लो कर, सॉरी I1 और I1 इधर फ्लो कर गया, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसमें सेम करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इधर से आई करंट फ्लो कराएंगे तो इधर से आई करंट आना भी चाहिए, है ना। अगर आप कहेंगे सर इधर से आई करंट फ्लो करा दिया, इधर I1 इधर I1 इधर I1 कर दिया, तो तीनों डायरेक्शन में सर्किट सिमेट्री नहीं है ना। चलो छोड़ो ये सब बातें छोड़ो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि क्या शॉर्ट तरीका है इसका, इस क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ध्यान से अगर आप देखो तो ये मैंने आपको क्यूब बना दिया आपके लिए, है ना, ये आपके लिए मैंने क्या बना दिया क्यूब बना दिया, एक क्यूब मैंने और बना दिया, लो एक क्यूब मैंने आपके लिए और बना दिया, लो एक क्यूब मैंने और बना दिया आपके लिए, 3 क्यूब बना दिया आपके लिए मैंने, और 3 सवाल हो गए, है ना, 3 क्यूब 3 सवाल। हर साइड के अक्रॉस क्या लगा हुआ है, हर साइड के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आपका क्या हो गया एज डायगोनल इसके अक्रॉस, फिर आपका दूसरा क्या हो गया फेस डायगोनल, क्या डायगोनल फेस डायगोनल, तीसरा क्या हो गया बॉडी डायगोनल, है ना, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस। तो मैं बताता हूं आपको, इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसकी वैल्यू होगी 7R/12, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 7R/12। आप चाहे तो किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किरचॉफ लॉ तो बस करंट को मान लेना है, उसके बाद किरचॉफ लॉ सिंपल से लगा लेना है। 4-5 लाइन का होगा,
आप कर लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ याद रखने का तरीका, क्योंकि एग्जाम में बस याद रखा जाता है किस तरीके से इसको याद रखें, है ना, क्योंकि सवाल इससे मिलता जुलता आ जाता है। ध्यान से अगर आप देखें, इसका मैंने निकाला था, कितना निकाला था भाई, 3r/4, और इसका इक्विवेलेंट मैंने निकाला था कितना, 5r/6। ये तो हमने सॉल्व किया था, इसका मैंने आपको बताया, ये हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, और ये भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब सोचो ना, क्या पढ़ रहे हो, बॉक्स का प्रॉब्लम पढ़ रहे हो ना, किसका प्रॉब्लम, किसका क्वेश्चन पढ़ रहे हो आज आप, बॉक्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हो। और अगर बॉक्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप कौन सा ये फॉर्मूला पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला पढ़ रहे हो, किसका फॉर्मूला पढ़ रहे हो, बॉक्स का फॉर्मूला। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो फॉर्मूला आया हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। क्या बोला मैंने इसको, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, ऐसे याद रखें। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है तीनों, बॉक्स के लिए, क्यूब के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। देखो शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट मेथड क्या है, इलेक्ट्रिक से क्या बना, ई लिख दिया, फॉर्मूला से क्या बना, एफ लिख दिया, बॉक्स से क्या बना, बी, है ना, और ई का क्या मतलब होता है, एज, एफ का मतलब होता है फेस, बी का मतलब होता है बॉक्स। पकड़ रहे हैं बात को, पकड़ रहे हैं बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स में ई का मतलब हो गया आपका, ई का मतलब है आपका एज, बी का, एफ का मतलब है आपका फेस, बी का मतलब है बॉक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स में एज डायगोनल के क्रॉस, फेस डायगोनल के क्रॉस, और बॉडी डायगोनल के क्रॉस। यहां पे मैंने इस तरीके से डिवाइड का निशान बना दिया, है ना, इस तरीके से मैंने डिवाइड का क्या बना दिया, निशान बना दिया, और नीचे से नंबर लिखना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिएगा मैं कहां से लिख रहा हूं, नंबर कहां से लिखना स्टार्ट किया, ई वाले से, ई वाले के डिनोमिनेटर से मैंने नंबर लिखना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ आर लगा दिया, यहाँ आर लगा दिया, यहाँ आर लगा दिया, बन गया फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स का। एज डायगोनल के अक्रॉस 7r/12, फेस डायगोनल के अक्रॉस 3r/4, और बॉडी डायगोनल के अक्रॉस 5r/6। दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, सीधा याद है। आप प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, बस याद होना चाहिए। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर कभी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन करा के पूछ लिया जाता है। तो कौन सी खास बात है यार, बस हमको याद होना चाहिए कि एज डायगोनल के अक्रॉस कितना होता है, 7r/12, फेस डायगोनल 3r/4, बॉक्स बॉडी डायगोनल 5r/6। तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। ठीक है, डिवाइड बनाओ इस तरीके से, हर जगह आर लिख दो, और यहां से नीचे से लिखना स्टार्ट करो, नंबरिंग करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म, दैट्स इट। समझ गए बात, अच्छा तो समझ गए। तो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आगे जब मिलेंगे तो लैडर प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, लैडर प्रॉब्लम, है ना, इनफाइनाइट सीरीज, रेजिस्टेंसेस जब इनफाइनाइट में लगी होती हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसकी बातें करेंगे। और उसके बाद हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ईएमएफ पढ़ेंगे, बैटरी पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।